Hello students of class 9th, welcome to your online class. This is your mathematics class and today we are going to continue our chapter statistics. Let's start the chapter. ओके लास्ट टर्म पे हमने देखा था कि हम जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हमारे जो डाटा होते हैं वो कितने टाइप के होती हैं, दो टाइप की होती है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होती है और सेकेंडरी डाटा क्या होती है ये हमने लास्ट टर्म पर डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोग अनग्रुप्ड के बारे में बात कर रहे थे कि रॉ क्या होता है और फिर हम लोग ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम लोग इसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था। अब हम देखेंगे कि हमारी जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो when the data are in grouped form and shown as class interval known as grouped frequency distribution, जो हमारा डाटा होता है जब वो ग्रुप्ड फॉर्म में होता है और उसको क्लास इंटरवल में शो किया जाता है तो वो हमारा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि लास्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था। ठीक है, डाटा चेंजिंग इनटू ग्रुप्ड फॉर्म। अब हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम लोग कैसे ग्रुप्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो भी डाटा होता है, चाहे वो असेंडिंग में हो चाहे डिसेंडिंग में हो, हम उसको ग्रुप्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। पहले हमारे जो रॉ डाटा है उसको हम लोग असेंडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे, देन वी फाइंड मैक्सिमम डाटा और मिनिमम डाटा। हम उसमें से चूज़ करेंगे, मतलब पिक आउट करेंगे कि क्या हमारा मैक्सिमम डाटा है और हमारा कौन सा डाटा मिनिमम डाटा होगा। देन हम लोग उसकी रेंज निकाल लेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम में से हम मिनिमम को माइनस कर देंगे, इस तरह से हमें रेंज मिल जाएगी। अब हमें जब रेंज पता चल चुकी है तो हमें एक आइडिया हो जाएगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा जो डाटा है वो कितनी दूर तक फैला होगा, यानी कि जो उनका काउंटिंग्स है वो कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से हमें रेंज पता चल जाएगी। देन डिवाइड द रेंज इनटू ग्रुप्स टू फाइंड द क्लास इंटरवल। अब मान सपोज दैट आपको रेंज मिल गई है 25। अब आप 25 को आपको साइज दिया रहेगा, ठीक है, सॉरी हाँ, आपको साइज दिया रहेगा या फिर आपको क्लास इंटरवल कुछ दे देगा, इसकी हेल्प से आप साइज दिया रहेगा, सॉरी, इसकी हेल्प से आप क्लास इंटरवल को फाइंड आउट कर लेंगे। इससे रिलेटेड आइए हम एग्जाम्पल करते हैं, मे बी आपको वो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। मेक अ कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो हमारे पास गिवन डाटा है 10, 21, 20, 24, 20, 26, 34, 15, 13, 16, 21, 25, 29, 11, 17, 20, 11, 15, 30, 32, 16, 20, 18, 23, 10, 29, 26 एंड 30। इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में रख देंगे। उसके बाद हम पिक करेंगे कि हमारा जो मिनिमम ऑब्जर्वेशन है यानी मिनिमम डाटा है वो क्या है। देखिए हमारे यहाँ मिनिमम डाटा 10 है और मैक्सिमम डाटा क्या है, हमारा 34 है। देन वी शुड फाइंड आउट द रेंज। रेंज हमारा हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 34 माइनस 10 दिस इज़ 24। तो रेंज हमें क्या पता चल गई, 24। तो अगर हमें कुछ ऐसी कुछ रेंज मिलती है जो कि किसी, आप लोग राउंड ऑफ फिगर तो पढ़े हो, मैंने ही आपको पढ़ाया है क्लास 7th में शायद। तो राउंड ऑफ फिगर हम लोग किस लिए बनाते हैं, ताकि हमें एक जो डाटा मिला हुआ है उसका हम एक लगभग एरिया पता चल जाए कि वो उसका एरिया क्या है। तो हम इसका राउंड फिगर निकालेंगे, हो जाएगा हमारा 25। क्लास की साइज़ हमारी दी हुई है 5, तो इससे हम निकाल लेंगे कि हमारा 5/25/5 तो हो जाएगा क्लास साइज हमारी 5 है ही, तो सो द क्लास इंटरवल्स हम 5 का गैप लेंगे, तो हो जाएगा 10 to 15 एंड 1 30 to 35। ठीक है, बस अब हम इसको क्लास इंटरवल में रख देंगे 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35। अब देखिए 10 से 15 के बीच में हमारी कितनी फ्रीक्वेंसीज लाई कर रही हैं, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। टेलीमार्क बताया मैंने आपको कैसे हम यूज़ करते हैं उसका, उसी के अकॉर्डिंग हम टेलीमार्क को भी लिख देंगे।
ठीक है। फिर फ्रीक्वेंसी को हम पूरा ऐड करेंगे, कितना हो गई हमारी 28 फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आई है। तो इस तरीके से हम अगर हमारे पास कोई भी एक गिवन डाटा है तो उसका हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट लाई अबव पर्टिकुलर वैल्यू इन द डाटा सेट। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी क्या होती है, जो हम लोग डाटा यूज़ करते हैं, एक डाटा से हम लोग जब दूसरे डाटा में गए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाला, फिर दूसरे डाटा से हम लोग तीसरे डाटा में गए, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने निकाली, तो तीसरे डाटा तक मान लीजिए जाने में आपको जितने डाटा का यूज़ करना पड़ा, वो मतलब लास्ट टाइम आपने कितने डाटा का यूज़ किया, वही चीज़ हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपका कुछ डाटा इस तरीके से है, 2 है, हाँ 2 है, फिर आपका 4 है, फिर आपका 6 है। इसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारी, पहले की तो 2 ही रहेगी। ठीक है, अब सेकंड तक जाने में हमें कितने डाटा का यूज़ पड़ेगा, 2 का तो पड़ेगा ही, साथ में हमें ये 4 डाटा का और यूज़ करेंगे तब हम सेकंड डाटा तक पहुंच पाएंगे। तो हो जाएगा हमारा 2 + 4, ठीक है, इज इक्वल्स टू 6, इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, इसी तरीके से अब थर्ड डाटा में जाने के लिए हमारा थर्ड डाटा को कवर करने के लिए हमें कितनी डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी डाटा की ज़रूरत पड़ रही है। देखिए, ये 6 तो हो ही गया हमारा, प्लस साथ में हम इसको भी कवर करेंगे तभी हमें एक नया डाटा मिल पाएगा। तो हो जाएगा हमारा 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। तो लास्ट हमें कोई भी लास्ट डाटा कलेक्ट करने के लिए टोटल कितनी वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है, तो वही हमारी होती है फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ईच फ्रीक्वेंसी फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यही चीज़ मैंने आपको भी एग्जांपल में बताई थी कि हम ईच फ्रीक्वेंसी, यही चीज़ बताई है अभी हमने आपको कि हमें ईच फ्रीक्वेंसी में एक एडिशन करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो ये था आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आइए देखते हैं हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है वो 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज़ हमारा लेस देन सीरीज और सेकेंड इज़ हमारा ग्रेटर देन सीरीज। फॉर द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वी एड अप द फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम अबव, फॉर द ग्रेटर देन सीरीज वी एड अप द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम बिलो। तो हमारी 2 तरीके की फ्रीक्वेंसी है, एक हमारी लेस देन है, एक हमारी ग्रेटर देन है। आइए हम देखिए लेस देन और ग्रेटर देन कैसे होती है, इसको हम कैसे मार्कआउट करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्क्स ऑब्टेन्ड है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मार्क्स ऑब्टेन हमारा 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। ये अक्सर करके आपको एग्जाम में देता है कि इसको लेस देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इसको आप फाइंड आउट करिए। तो ऐसे हम करेंगे। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, 20 to 30 है ना, ये देखिए आपका हमारा 20 to 30 है। ठीक है, तो अब हमारा जो देखिए इसका जो अपर लिमिट है वो हमारी कितनी है, 30। यानी कि जो हमारा डाटा इसमें आएगा वो 30 से जितने भी हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने मार्क्स मिले हैं उनको 30 से कम पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20 to 30। इसका मतलब ये भी आप कह सकते हैं 30 से कम, इसमें आपका 0, 1, 2, 3, 4, 19 कुछ भी आ सकता है, यानी कि आपका 30 से कम। तो इसको हम लिख सकते हैं लेस देन 30, फिर नेक्स्ट है हमारा लेस देन 40, फिर लेस देन 50, लेस देन 60, लेस देन 70, लेस देन 80। इस तरीके से हमारा हम अपने सारे मार्क्स ऑब्टेन्ड को लिख लेंगे, कैसे, लेस देन फॉर्म में। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है,
तो अब इसका हम देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पहला दिया हुआ है 4। अब लेस देन 40 पाने वाले टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी जो लेस देन 40 पाए हैं उनका 30 से कम भी तो होगा ना, यानी 0 से लेकर 40 के बीच में कितने हैं। तो इसका देखिए, इसका तो 16 है ही है, इसका तो 16 है ही है। साथ में ये वाले 4 भी तो हैं जो कि हमारे 40 से कम नंबर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे आपके मान लीजिए क्लास में रो में बैठे हुए बच्चे, आगे की जो रो है वो पूरे आपके 20 से कम नंबर पाए हैं, और जो सेकंड वाली रो है वो 30 से कम नंबर पाई हुई है। ठीक है, यानी कि पहले वाले रो का है 20 से कम, यानी 19, 18, किसी का 10 है, और सेकंड वाली रो जो है उसका 30 से कम कितने भी आते हैं आपके, 0, 1, 2, 20, 21, 30। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा कि टोटल बच्चे बताइए जितने 30 से कम नंबर पाए हैं, तो आपका जो फर्स्ट रो है वो भी तो इंक्लूड होगा ना, क्योंकि वो आपका 20 से कम है और सेकेंड रो आपका 30 से कम है, तो दोनों ऐड होके हमारा हो जाएगा 30 से कम रो वाले, 30 से कम मार्क्स वाले। तो वही चीज़ हमारा इसमें भी है कि लेस देन 40 कितने लोग पाए हैं, तो लेस देन 30 प्लस लेस देन 40, तो लेस देन 30 हमारा है 4 और लेस देन हमारा 40 है 16। इस तरीके से हमारा आ गया लेस देन 40 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 20। इसी तरह से करके हम अपना पूरा निकाल लेंगे। ये था हमारा लेस देन फॉर्म। फिर आता है हमारा मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 20 से 30 के बीच में पाने वाले 4 बच्चे हैं, इसका मतलब यहाँ पे 19 से ज़्यादा पा रहे हैं लोग, है ना, यानी कि मिनिमम लोग 20 है और मैक्सिमम 30 है, तो हम यहाँ मोर देन में मिनिमम को देखते हैं, कितना है हमारा 20 है, तो मोर देन 19 पाने वाले कितने बच्चे हैं हमारे, मोर देन 19 पाने वाले कितने बच्चे हैं हमारे, 19 से जो ज़्यादा पाए हुए हैं, तो 19 से ज़्यादा पाने वाले देखिए। अब हम सीधे उल्टा चल देंगे, 19 से टोटल हमारा मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है, सबको ऐड कर लिए, सबका देखिए ये सबको हमने ऐड कर लिया, इसका हमें मिल गया 100 मार्क्स। तो टोटल नंबर 100 मिला है, तो 19 से ज़्यादा कितने बच्चों ने नंबर पाया है, 100 बच्चों ने। अब 29 से ज़्यादा कितने बच्चे पाए हैं, ठीक है, इसका सेकेंड वाले का हमारा देखिए लोअर लिमिट है 30, तो मोर देन 29 पाने वाले कितने बच्चे हैं, तो 100 में से हम इसका कितना है फर्स्ट वाले का 4, तो मोर देन 29 हो जाएगा हमारा, 100 माइनस 4 दिस इज 96। इसी तरह से करके हम पूरा अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम अपने 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम लेस देन सीरीज़ को कैलकुलेट करते हैं और कैसे हम ग्रेटर देन सीरीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। जो हमें डाटा कलेक्शन मिलता है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया कि उसको हम कई फॉर्म में शो कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन जब करते हैं, या तो हम उसको कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, जैसे कि अभी आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में प्रीवियस वीडियो में बताया है कि हम टेबल बनाकर करते हैं। ठीक है, या फिर हम उसको ग्राफ से शो कर सकते हैं। उसको अब ग्राफ से शो करने के हमारे 4 मेथड है हमारे पास, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, देन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड लास्ट वन इज फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसको हम ओजाइव कहते हैं। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, ये आपका जो दिया है वो हिस्टोग्राम है, बार ग्राफ के बगल में तो आप इसको बार ग्राफ बिल्कुल मत समझिएगा, ये आपका हिस्टोग्राम है। ठीक है, तो आइए हम पहले देखते हैं हमारा बार ग्राफ क्या होता है। A bar graph is a pictorial representation of the numerical data by a number of bar of uniform with various height। बार ग्राफ हमारी क्या होती है, जब हम अपने जो न्यूमेरिकल्स होते हैं एक पिक्टोरियल यानी कि पिक्चर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ना, देखिए ना पिक्चर से रिप्रेजेंटेशन तो हो रही है इसकी, ये
पिक्चर हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, ये बार यहाँ पे खड़ा करते हैं, ये पिक्चर फॉर्म में हम लोग करते हैं, इसको हम लोग पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो जब हम अपने न्यूमेरिकल्स हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं उसको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो वो हमारा बार ग्राफ होता है। बार ग्राफ हमारा यूनिफॉर्म वे में होता है, जो कि एक हमारा आगे का एग्जांपल देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। एक यूनिफॉर्म फॉर्म में होता है। यूनिफॉर्म फॉर्म आपका क्या होता है, जैसे कि आप पढ़े हुए हो आगे, तो इसी तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो 70 स्टूडेंट्स हैं जिनके लोग जो डिफरेंट सोसाइटीज़ से आते, जो डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन से अपने स्कूल आते हैं। तो कार से आने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, बस से आने वाले 27 स्टूडेंट हैं, फिर है आपका मॉप से आने वाले 11 स्टूडेंट्स हैं, फिर बाइक से आने वाले 20 और रिक्शा से आने वाले 8 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो हम जब भी हम कोई रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम उसका जब ग्राफ से शो करते, तो सबसे पहली चीज़ है हम अपना एक इस तरह से लाइन बना लेते हैं, जिसको हम एक कहते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा है हमारा वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस पे आप कुछ भी यहाँ पे सपोज कर सकते हो। आपका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है। फिर आपका है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे शो कर दिए। अब आप यहाँ पे कार हो गया, फिर आपका बस हो गया, फिर मॉप्ड हो गया, इस तरीके से शो कर दिए। फिर आप देखो आपके एक्स एक्सिस में क्या है, यहाँ पे हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिए हैं। ठीक है। तो हमारा जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी 4 है और मैक्सिमम है आपका 27। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं, इसका एक बढ़ा दिए 5 और इसका हम राउंड फिगर बनाते हैं। तो 27 का राउंड फिगर हो जाएगा हमारा 30। तो हम लोग 5 का ब्लॉक लेकर चलते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, इस तरीके से हमारा 30 तक चला जाएगा। ठीक है। फिर हमारा 30 और ये हमारा 35। तो अब देखिए कार से जाने वाले कितने हैं, 4, यानी कि ये 4 के थोड़ा सा नीचे जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा कार से जाने वाले। ठीक है। इसी तरीके से हमारा क्या है, बस से जाने वाले 27, 20, ये 7 कुछ इधर आएगा। ठीक है। आप लोग ये चीज़ मेज़र करके ही लिखोगे। ये हमारा हो गया 27। इसी तरीके से हम करके अपना पूरा कुछ इसी तरीके से हम पूरा अपना पैराग्राफ तैयार कर लेंगे। और जब पैराग्राफ तैयार हो जाएगा तो हम मेंशन कर देंगे कि ये हमारा एक्स एक्सिस क्या शो कर रहा है, वाई एक्सिस क्या शो कर रहा है, और किस तरीके से हमारा पैराग्राफ तैयार हुआ है। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा बच्चे किस ट्रांसपोर्ट से जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा बच्चे किससे हैं, देखिए बस से हैं। फिर आपका पूछ लेगा रिक्शा से जाने वाले कितने हैं स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा है हिस्टोग्राफ। हिस्टोग्राम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राफ इज अ graphical representation of a frequency distribution in the form of rectangles having their heights proportion to their frequency for equal class interval such that there is no gap between any two successive triangle। जैसा कि आपका बार ग्राफ था सेम वैसे ही आपका हिस्टोग्राम भी है। बस हम अपने बार ग्राफ में क्या करते थे कि हमने एक इंटरवल से दूसरे इंटरवल के बीच में हमने गैप लिया था, लेकिन यहाँ पर गैप नहीं होता है। आप कैसे समझोगे कि हम, अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है तो आप कैसे समझोगे कि ये हिस्टोग्राम है। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो बार ग्राफ होता है उसमें आपका एक पिक्टोरियल होता है और एक आपका न्यूमेरिक डाटा होता है। यानी पिक्टोरियल में आपका कुछ भी बॉयज़ दे देगा, कार से आपका ट्रांसपोर्ट दिया था, और एक तरफ आपका न्यूमेरिकल वैल्यू थी। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट थी। लेकिन आपका जो हिस्टोग्राम होता है, अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो होते हैं तो दोनों में हमारा न्यूमेरिक फॉर्म ही होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है। तो बस ये फ़र्क होता है आपका
हिस्टोग्राम और बार ग्राफ में, और यही रीज़न है कि हम अपने हिस्टोग्राम को विदाउट गैपिंग बनाते हैं। देखिए ये हमारा बिना किसी गैप के बना हुआ है। देखिए ये हमारा किसी बिना गैप के बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हिस्टोग्राम को शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग अ मिड पॉइंट ऑफ रिस्पेक्टिव टॉप ऑफ द रेक्टेंगल्स इन हिस्टोग्राम to complete the polygon. The mid value at each end are joined to the lower or higher midpoint at zero frequency. आपका जो हिस्टोग्राम आप निकालते हो, कभी कभी हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपका साथ में पूछ लिया जाता है, तो जो अपना हिस्टोग्राम निकालते हैं उसी की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकाल लेते हैं। कैसे, देखिए जो आपने ये फाइंड आउट जो अपने हिस्टोग्राम निकाला था, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है। आपका जो हिस्टोग्राम था उसका जो हमारा मिड पॉइंट होता है, ठीक है, उसको हम आपस में मिला देते हैं। इसी तरीके से हमें अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिल जाता है, ठीक है। ये जो हमें एक डायग्राम मिलता है उसका हम कैसे निकालेंगे, जो मिड पॉइंट होता है, जैसे 20 और 30 के बीच का मिड पॉइंट हो गया हमारा 25, तो अपने स्केल से इसको मेज़र करेंगे और 25 को देखिए, ये हमारा 20 से, देखिए ये मिड पॉइंट है आपका, ये मिड पॉइंट हो गया 30 से 40 के बीच 35, ये आपका 45, ये आपका 55, ये है आपका 65, ये है आपका 5, 10 नहीं 15, ये है आपका 25, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बना लिया। कुछ नहीं है इसमें, सबसे इजी है, ईजीएस्ट डायग्राम आप कह सकते हो, ठीक है। देन है आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहो इसको हिस्टोग्राम की हेल्प से ना, अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते हो तब भी आप इसको कर सकते हो, लेकिन अगर आप हिस्टोग्राफ बना देते हो तो वो आपके लिए ईजियर हो जाता है, ठीक है। फिर है हमारा, देखिए, द अरिथमेटिक मीन फॉर अनग्रुप्ड डाटा। अभी तक हम लोग ग्रुप्ड डाटा की बात कर रहे थे, अब हम अनग्रुप्ड डाटा की बात करेंगे। तो हमारा जो अरिथमेटिक मीन होती है वो क्या होती है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस xn अपॉन n। तो जब हमारे पास कोई सेम वेरिएबल की अदर कई सारी वैल्यूज़ होती हैं, उस वो एडिशन फॉर्म में होती हैं, तो हम उसको समेशन में लिखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये होता है हमारा कुछ इस तरीके से होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है एडिशन। क्या होता है, एडिशन। जब हम कई वैल्यूज़ को, एक ही वेरिएबल के कई वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तो उसे हम समेशन कहते हैं। तो समेशन ऑफ एक्स आई वेयर आई इज इक्वल्स टू 1 to n, यानी कि आई की वैल्यू 1 से लेकर n तक है अपॉन n, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लीजिए, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो उसका सॉल्यूशन फाइंड क्या दिया है, फाइंड द 10 ऑड नेचुरल नंबर्स। तो मैंने 10 ऑड नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, फर्स्ट 10, ठीक है। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19। तो 10 है क्योंकि n हमारा यहाँ से क्या हो गया, n इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn हमारा कहाँ तक गया है, 19 तक। तो सबको हमने ऐड करके अपॉन, फॉर्मूले में देखिए अपॉन क्या है हमारा n, अपॉन n, सबका एडिशन हो गया हमारा 100 अपॉन 10। तो अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगी हमारा 10। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और अनग्रुप्ड डाटा। अब अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें अरिथमेटिक मीन निकालनी है अनग्रुप्ड डाटा के ही, तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, हम
जिस तरीके से x1 x2 फाइंड आउट कर रहे थे, अब क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है तो x1 के साथ कुछ हमारी f1 भी दी होगी, यानी कि x की कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी, फिर x2 की कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी, फिर x3 की कुछ फ्रीक्वेंसी दी होगी। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा fi समेशन ऑफ fi xi अपॉन n, वेयर n इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, कल हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को भी कराएंगे। ओके, हैव अ नाइस डे क्लास।